अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 13 फरवरी है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 16 बड़ी खबरों के साथ। आज की दुनिया में सियासत भी गर्म है और सरहदें भी। एक तरफ अमेरिका मिडल ईस्ट में अपनी फौजी ताकत बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान इजराइल के दरमियान इल्जाम और जवाबी बयानबाजी ने टेंशन को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। गजा और दक्षिण लेबनान से फिर दर्दनाक खबरें आ रही हैं, जबकि एयर स्पेस तक को हाई रिस्क बताया जा रहा है। आज की इस खास बुलेटिन में बात होगी ताकत के खेल की, सियासी चालों की और उन फैसलों की जो पूरे इलाके का मुस्तकबिल तय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पल पल न्यूज पर, जहां आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ताकत बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में फौजी मौजूदगी बढ़ाने के इशारे दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन एक और एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इलाके में भेजने की तैयारी कर रहा है, जो पहले से मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ जुड़ सकता है। यह खबर उस वक्त सामने आई है जब ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात की और कहा कि उनकी पहली पसंद अब भी ईरान के साथ सियासी डील है। ओमान में हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच गैर बराहे रास्ता बातचीत भी हुई, लेकिन अभी अगली मीटिंग का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं तेहरान ने भी इल्जाम लगाया है कि इजराइल इन बातचीतों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर डिप्लोमेसी और मिलिट्री तैयारी दोनों साथ साथ चल रही है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन बनी हुई है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, इजराइल ने छीनी फिलिस्तीनियों की शहरियत। दोस्तों, इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने 2 फिलिस्तीनी अफराद की शहरियत खत्म करने और उन्हें डिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। यह पहला मौका है जब 2023 के नए कानून के तहत किसी फिलिस्तीनी को मुल्क से निकाला जा रहा है। इजराइल का दावा है कि ये लोग हमलों में शामिल थे, जबकि फिलिस्तीनी तंजीमें इसे खतरनाक मिसाल और तफरीकी कानून बता रही है। उनका कहना है कि इससे हजारों कैदियों और पुराने कैदियों को निशाना बनाया जा सकता है। इस फैसले ने इलाके की सियासत में नई बहस छेड़ दी है और इंसानी हुकूक पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, ईरान का इल्जाम बातचीत बिगाड़कर जंग भड़काना चाहता है इजराइल। दोस्तों, ईरान की कौमी सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी ने साफ शब्दों में कहा है कि इजराइल अमेरिका और ईरान के दरमियान चल रही न्यूक्लियर बातचीत को सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। दोहा में दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तेहरान की बातचीत सिर्फ वॉशिंगटन से है, इजराइल से कोई बात नहीं हो रही, लेकिन तेल अवीव जानबूझकर इस अमल में दखल दे रहा है। लारिजानी के मुताबिक इजराइल का मकसद पूरे इलाके को अस्थिर करना है और कतर, सऊदी, तुर्की तक को इसमें घसीटना है। इसी बीच ओमान की तरफ से भी बड़ी प्रतिक्रियाएं आई। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, एक संगीन इल्जाम लगा है। दोस्तों, इजराइल में 2 अफराद पर इल्जाम लगा है कि उन्होंने खुफिया मिलिट्री मालूमात का इस्तेमाल करके पोले मार्केट वेबसाइट पर जंग से जुड़ी पेशगोइयों का दावा लगाया। डिफेंस मिनिस्ट्री और सिक्योरिटी एजेंसियों के मुताबिक एक सिविलियन और एक रिजर्व फौजी ने आने वाले मिलिट्री ऑपरेशन की जानकारी के सहारे बैटिंग की, जिसके बाद उन पर सिक्योरिटी जुर्म, रिश्वत और इंसाफ में रुकावट जैसे आरोप लगाए गए। फौज का कहना है कि ऑपरेशनल नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसे बड़ी अखलाकी नाकामी और रेड लाइन पार करने जैसा बताया गया। बताया जा रहा है कि जून में लगाए गए इन दाव से करीब $1.5 लाख की कमाई भी हुई है। वहीं आप 5वीं खबर देखिए, जेल में इमरान खान की सेहत पर सवाल, रिपोर्ट में आंखों की रोशनी घटने का दावा किया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के सब वजीर आजम इमरान खान की सेहत को लेकर नई बहस छिड़ गई है।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर वकील सलमान सफदर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि जेल में लापरवाही की वजह से इमरान खान की दाईं आंख की रोशनी सिर्फ 15% रह गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 महीने तक धुंधली नजर की शिकायतों पर कोई अमल नहीं हुआ और बाद में उन्हें रेटिनल वेन ऑक्लूजन यानी आंख में खून के धक्के तशकीर हुई। वकील ने मुलाकात के दौरान उन्हें परेशानी जहनी दबाव में बताया, जिससे उनकी कैद और सेहत दोनों पर नए सवाल उठ रहे हैं। वहीं यहां पे छठी खबर देखिए, सऊदी अरब में बड़ा फेरबदल भी है दोस्तों सऊदी अरब के बादशाह किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कई अहम रॉयल डिक्री जारी करते हुए इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर खालिद अल फतेही को उनके ओहदे से हटा दिया। उनकी जगह फहद बिन अब्दुल अजीज अल सैफ को नया इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर मुकर्रर किया गया है, जबकि अल फतेही को अब वजीर स्टेट और कैबिनेट मेंबर बनाया गया है। इसी के साथ प्रिंस राखन बिन सलमान को दिरिया का गवर्नर और अब्दुल अजीज अल अरीफी को नेशनल डेवलपमेंट फंड का गवर्नर नियुक्त किया गया। इन तब्दीलियों को सऊदी हुकूमत की नई सियासी और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वहीं यहां पे 7वीं खबर देखिए, सीरिया में सिक्योरिटी पर नए सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों सीरिया के हसाका सूबे में मौजूद अल होल कैंप से ज्यादातर विदेशी ख्वातीन और बच्चे गायब होने की खबर सामने आई है। इंसानी मददगार तंजीमों के मुताबिक कुर्द फोर्सेस के हटने और सीरियाई हुकूमत के कंट्रोल लेने के बाद कैंप का विदेशी हिस्सा लगभग खाली हो गया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कई लोगों को इदलिब और दूसरे इलाकों में स्मगल कर दिया गया है, जबकि कुछ को कैंप के दूसरे हिस्सों में शिफ्ट किया गया है। हुकूमती जानिब से कहा गया है कि अब वहां लोगों की गिनती और सिक्योरिटी इंतजामात तेज किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर पूरे वाकये ने इलाके को अमन व अमान पर बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, ईरान के एयर स्पेस से दूर रहे फ्लाइट्स। दोस्तों यूरोपियन यूनियन के एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने अपनी एयरलाइंस को मशविरा दिया है कि 31 मार्च तक ईरान के एयर स्पेस से दूर रहें। एजेंसी का कहना है कि इलाके में अलग अलग हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम की मौजूदगी, साथ ही सियासी हालत की अनिश्चितता सिविल फ्लाइट्स के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। उधर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत टूटने का डर भी जताया जा रहा है, जिससे पूरे ऑयल रीजन में जंग की आशंका बढ़ सकती है। तेहरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर हमला हुआ तो जवाब सख्त होगा। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, आयतुल्ला अली खामेनी साहब का पैगाम भी है। दोस्तों ईरान के रहबरे इनकलाब सैयद अली खामेनी ने अवाम के नाम वीडियो पैगाम जारी करते हुए इनकलाब की 47वीं सालगिरह पर बड़ी तादाद में निकाली रैलियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम की इस शिरकत ने दुश्मनों को मायूस कर दिया है और मुल्क की आज़ादी व ताकत को मजबूत किया है। खामेनी साहब ने कौमी यकजहती यानी नेशनल यूनिट को जरूरी बताते हुए अवाम से इसे बरकरार रखने की अपील की है। मुल्क भर में हुई इन रैलियों ने ईरान और फिलिस्तीन के झंडों के साथ सिस्टम के हक में नारे भी लगाए गए हैं। वहीं यहाँ पे 10वीं खबर देखिए, दक्षिण लेबनान पर फिर इजरायली हमला। दोस्तों दक्षिण लेबनान के बिंत जुबैल जिले के इजराइल ने ड्रोन के जरिए एक गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक एक शख्स शहीद हो गया है। इसके अलावा सरहदी इलाकों में रोशन गोले तोपों की गोलीबारी और फायरिंग की खबरें भी सामने आई हैं। मरकबा, मारून अल रास और आलमा अल शाब जैसे इलाके भी निशाने पर रहे, जबकि कुछ मकानों को धमाके से उड़ा दिया गया। ये हमले उस वक्त जारी हैं जब 2024 के सीजफायर ऐलान और यूएन के करार 1701 के बावजूद सरहद पर रोजाना तनाव बना हुआ है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, गजा में फिर खून खराबा। दोस्तों गजा से आई ताजा खबर के मुताबिक इजरायली जेलों में कैद फलस्तीनी हतीम रियान की शहादत हो गई है, जिन्हें जबलिया कैंप से गिरफ्तार किया गया था। वो कमाल अदवान हॉस्पिटल में एम्बुलेंस ड्राइवर थे। दूसरी जानिब जबलिया, बेतलहिया और खान यूनुस में इजरायली फायरिंग से कई फलस्तीनी जख्मी हुए हैं।
जबकि जैतून इलाके में एक और शख्स शहीद हुआ है। सेहत महकमे के आंकड़ों के मुताबिक सीज फायर के बावजूद हमले जारी हैं और अक्टूबर 2023 से अब तक हजारों लोग शहीद हो चुके हैं और जख्मी हो चुके हैं, जिससे इलाके की हालत बेहद संगीन बनी हुई है। वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए, ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात के बाद ईरान डील पर नई बहस छिड़ गई है। दोस्तों, इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें ईरान के साथ किसी समझौते का रास्ता बना सकती हैं, लेकिन उन्होंने साफ किया कि अगर डील होती है तो उसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइलें और उसके हमदर्द ग्रुप जैसे अहम मुद्दे शामिल होने चाहिए। उधर ट्रंप ने भी कहा है कि अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है, सिर्फ बातचीत जारी रखने पर जोर दिया गया है। वहीं ईरान की जानिब से अली लारिजानी का कहना है कि बातचीत सिर्फ न्यूक्लियर मसले तक महदूद रहनी चाहिए, जिससे दोनों तरफ की सोच में फर्क साफ दिखाई दे रहा है। वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए, सबरीन स्पेशल फोर्स का पावर शो देखने को मिला है। दोस्तों, सबरीन स्पेशल फोर्स की तरफ से इक्तदार नामी मिलिट्री मनोवरात का एक वीडियो सामने आया, जिसमें जवानों की ट्रेनिंग, हथियारों की तैयारी और तेज रफ्तार ऑपरेशन की झलक दिखाई गई। इस वीडियो को ताकत और रेडीनेस के पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारों का कहना है कि ऐसे मनोवरात इलाके में बदलते सिक्योरिटी हालत के बीच फोर्स की तैयारी दिखाने के लिए किए जाते हैं, जिससे दुश्मन को साफ मैसेज दिया जा सके कि जवाब देने की पूरी सलाहियत मौजूद है हमारे पास। वहीं आप ये 14वीं खबर देखिए, ईरान का सख्त बयान भी है। दोस्तों, ईरानी वजारत खारजा ने इजराइल के इस फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है, जिसमें वेस्ट बैंक में फलस्तीनी अवाम और जमीन जब्त करने की बात कही गई है। तेहरान का कहना है कि ऐसे कदम इलाके में तनाव बढ़ाते हैं और फलस्तीनी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से भी अपील की है कि वो इस मसले पर अपनी जिम्मेदारी निभाएं और हालात को बिगड़ने से रोकें। वहीं आप ये 15वीं खबर देखिए, करबला में इनकलाब इस्लामी की सालगिरह देखने को मिली है। दोस्तों, इराक के मुकद्दस शहर करबला में मौजूद ईरानी कौंसल खाने में इनकलाब इस्लामी की सालगिरह के मौके पर खास तकरीब मुनक्किद की गई। उस प्रोग्राम में करीब 500 अहम शख्सियतों ने शिरकत की, जिनमें इराकी हुकूमती ओहदेदार, करबला और बाबिल सूबों के नुमाइंदे और इसकी पार्लियामेंट के मेंबर्स भी शामिल रहे। तकरीब को ईरान और इराक के दरमियान सियासी और सकाफती ताल्लुकात की मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आप ये 16वीं खबर देखिए, ईरानी सदर मसूद पेजाशकिन का बड़ा बयान। दोस्तों, ईरान के सदर मसूद पेजाशकिन ने हैरान करने वाला खुलासा करते हुए कहा कि बतौर राष्ट्रपति उनकी तनख्वाह $1000 से भी कम है, जो तकरीब 160 मिलियन तमाम बनती है। उन्होंने ये भी बात अवाम के सामने सादगी और जवाबदेही दिखाने के लिए कही, ताकि लोग जान सके कि हुकूमती ओहदों के बावजूद सादा जिंदगी भी मुमकिन है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तनख्वाह और इकोनॉमी को लेकर नई बहस भी शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, ये थी आज की मिडल ईस्ट की 16 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।